डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। वीर बाल दिवस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने बच्चों को किया संबोधित। जेन जी के कॉन्फिडेंस के मुरीद हुए पीएम मोदी। पीएम ने कहा, जेन जी पर बहुत भरोसा, जेन जी भारत को विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएगी। यूपी में ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर सख्ती, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दी चेतावनी। बैठक बीजेपी की संवैधानिक परंपराओं के खिलाफ, इस तरह की बैठक हुई तो कड़ी कार्रवाई। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को एक और झटका। रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी से गेस्ट हाउस का रास्ता बंद। डीएम ने खड़ी कराई दीवार। सपा शासन में अंदर से बना था गेट। आज से महंगी हुई रेल यात्रा। रेल मंत्रालय ने ट्रेन टिकट किराए में बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी। 215 किलोमीटर तक साधारण यात्रा पर राहत। मेल एक्सप्रेस और एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ोतरी। नाइजीरिया में आईएसआईएस ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। अमेरिका ने की आईएसआईएस ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। नाइजीरिया सरकार ने जारी किया बयान, आतंकवादी नेटवर्क को कमजोर करने के लिए एयर स्ट्राइक। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में बच्चों को संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें जेन जी के कॉन्फिडेंस पर पूरा भरोसा है। पीएम ने कहा कि उन्हें जेन जी अल्फा और उनकी जनरेशन ही भारत को विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएगी। पीएम मोदी ने साहिबजादे की वीरता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि साहिबजादे भारत की अदम्य हिम्मत और बहादुरी की निशानी है। पीएम मोदी ने कहा कि उन बहादुर साहिबजादों ने क्रूर मुगल साम्राज्य के सामने चट्टान की तरह खड़े होकर धार्मिक कट्टरता और आतंक की नींव हिला दी। पीएम ने कहा कि जब भी 26 दिसंबर का यह दिन आता है, मुझे इस बात की खुशी होती है कि हमारी सरकार ने साहिबजादों की बहादुरी से प्रेरणा लेकर वीर बाल दिवस मनाना शुरू किया है। पिछले 4 सालों में वीर बाल दिवस की नई परंपरा ने साहिबजादों की प्रेरणा को नई पीढ़ी तक पहुंचाया है। आप सभी जेन जी हैं, जेन अल्फा भी है। आपकी जनरेशन ही भारत को विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएगी। मैं जेन जी की योग्यता, आपका आत्मविश्वास देखता हूं, समझता हूं और इसलिए आप पर बहुत भरोसा करता हूं। अभी आपको बहुत आगे बढ़ना है। अभी सपनों को आसमान तक लेकर जाना है और आप भाग्यशाली हैं। आप जिस पीढ़ी में जन्मे हैं, आपकी प्रतिभा के साथ देश मजबूती से खड़ा है। लखनऊ में वीर बाल दिवस एवं साहिब गुरु तेज बहादुर जी के 350वें शहीद वर्ष पर कीर्तन समागम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। उन्होंने साहिबजादों के रूप में बच्चों का अभिनंदन स्वीकार किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिख गुरुओं का इतिहास भारत के अंदर भक्ति और शक्ति का एक अद्भुत तेज का इतिहास है। गुरु नानक देव जी महाराज भक्ति की पराकाष्ठा थे। उन्होंने जो उस समय मानवता को लेकर कार्य किए, पाखंड के खिलाफ आवाज उठाई थी, तब साधन नहीं थे, लेकिन साधन के अभाव से साधना से सिद्धि का प्रभाव दिखाया था। सिख गुरुओं का इतिहास भारत के अंदर भक्ति और शक्ति का एक अद्भुत तेज का इतिहास है। गुरु नानक देव जी महाराज भक्ति की पराकाष्ठा थे। उन्होंने जो उस समय मानवता के कल्याण के लिए कार्य किए थे, पाखंड के खिलाफ जो आवाज उठाई थी, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, उसको लेकर के उन्होंने देश और दुनिया में प्रचार किया। तब साधन नहीं थे, लेकिन साधन के अभाव में भी उनकी साधना ने सिद्धि का प्रभाव दिखाया था।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरु गोविंद जी की 359वें प्रकाश पर्व की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पटना साहिब में बन रहे प्रकाश पुंज और वॉच टावर का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए और किसी भी तरह की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने मालसलामी में नवनिर्मित ओपी शाह सामुदायिक भवन का निरीक्षण किया और श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी भी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री कंगन घाट पहुंचे और वहां बन रहे टेंट सिटी का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि यहां मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि प्रकाश पर्व के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विशेष ध्यान रखा जाए और उन्हें किसी तरह की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया भर के सिख श्रद्धालुओं के लिए यह महत्वपूर्ण स्थल है और बिहार वासियों के लिए गौरव की बात है कि गुरु गोविंद जी महाराज का जन्म यहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में भले ही अभी साल भर से ज्यादा का समय बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टियों के साथ ही नेताओं ने भी अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया है। इसी बीच प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने बैठक कर एकजुटता दिखाकर राजनीति को गरमा दिया है। इस बैठक के बाद तमाम तरह की चर्चाएं चलने लगी हैं। इन चर्चाओं को लेकर बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सख्त हुए हैं। पंकज चौधरी ने बीजेपी नेताओं को आगाह किया कि वे किसी तरह की नकारात्मक राजनीति का शिकार न बने। बीजेपी के ब्राह्मण नेताओं की बैठक को लेकर चल रही खबरों का प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने संज्ञान लिया है। पंकज चौधरी ने कहा कि इस तरह का कोई भी कृत्य बीजेपी के संविधान और आदर्शों के अनुरूप नहीं माना जाना चाहिए। बीजेपी सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल है। बीजेपी और उसके कार्यकर्ता परिवार या वर्ग विशेष को लेकर राजनीति करने में विश्वास नहीं करते हैं। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मीडिया में प्रसारित एक कथित समाचार के अनुसार पिछले दिनों विधानसभा सत्र के दौरान कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा विशेष भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें अपने समाज को लेकर चर्चा की गई। उत्तराखंड की बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में उन दिनों एक बार फिर से चर्चाएं शुरू हो गईं। इस मामले में आरोपियों को न्यायालय ने पहले ही आजीवन कारावास की सजा दी। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की तथाकथित पत्नी उर्मिला राठौर ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम पर हुए कथित खुलासे पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व सीएम हरीश रावत ने बयान दिए हैं। त्रिवेंद्र रावत ने कहा, कोई को बचाना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा ये मामला बेहद गंभीर है। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि इस मामले त्रिवेंद्र रावत ने भी बयान दिया है और ऐसे में उस वीआईपी पर कार्यवाही जरूरी है। अत्यधिक गंभीर है और आज त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और इस मामले की नए सिरे से सीबीआई के द्वारा जांच आवश्यक है, ताकि वो गट्टू जिसे वीवीआईपी बताया जा रहा है, जिसका जिक्र अंकिता ने भी अपने बयान में किया है, उसका चेहरा सामने आ सके। पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर द्वारा अंकिता मर्डर मामले में कथित ऑडियो जारी किए जाने के बाद कांग्रेस द्वारा मामले को तूल देने के बाद पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर एक बार फिर अपना पक्ष रखने मीडिया के सामने आए। उन्होंने कथित ऑडियो की फॉरेंसिक जांच की मांग करते हुए कहा कि अगर वे दोषी सिद्ध होते हैं तो वे जेल जाने को तैयार हैं। सुरेश राठौर ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता किस कारण उर्मिला को और उनकी पत्नी बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि उर्मिला लगातार कांग्रेस के संपर्क में है। उर्मिला कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहती हैं, इसलिए उर्मिला कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर उनके साथ साथ भाजपा और भाजपा के नेताओं की छवि खराब करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि वे सरकार से मांग करते हैं कि उनके द्वारा जो भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन पर कार्यवाही करते हुए उर्मिला को जेल भेजना चाहिए और जो ऑडियो उर्मिला के द्वारा जारी की गई है उसकी फॉरेंसिक जांच की जानी चाहिए। अगर वे दोषी होते हैं तो वे जेल जाने को तैयार हैं। फैब्रिकेटेड बयान है, कांग्रेस के नेता के द्वारा वार्ता की गई, उसके द्वारा जारी किया गया और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का षड्यंत्र कांग्रेस का चक्र है। एक ही दिन के अंदर हरिद्वार, उसी दिन केंद्रीय कार्यालय के अंदर
प्रदेश अध्यक्ष द्वारा प्रेस वार्ता करना, अगले दिन देहरादून जाकर प्रेस वार्ता करना, ये पिछले 4-5 दिनों से कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में बराबर है। उससे पहले इसने एक बार जिक्र किया था, मुझे कांग्रेस रायपुर विधानसभा से चुनाव लड़ाना चाहती है, राजपुर की विधानसभा रिजर्व है। वो लोग इसके संपर्क में हैं, आप उसकी जांच कराओ, आपको पता लग जाएगा कि किसके कहने के ऊपर ये बोल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम कर रही है, माननीय दुष्यंत गौतम जी को बदनाम करने का काम कर रही है, माननीय महेंद्र भट्ट जी को बदनाम करने का काम कर रही है, माननीय अपने पुष्कर सिंह धामी जी को बदनाम करने का काम कर रही है, माननीय यतीश्वरन को और सोम मेरे को बदनाम करने का काम कर रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून में बीजेपी पर अपनी छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी प्रदेश मुख्यालय तक मार्च किया। उन्होंने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। वह एक एआई वीडियो विवाद के संबंध में बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, जिसमें उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। हरीश रावत ने भाजपा पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी झूठ और फरेब के सहारे राजनीति करना चाहती है। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और भाजपा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हरीश रावत का आरोप है कि भाजपा ने उनके खिलाफ एआई से तैयार वीडियो प्रसारित कर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वह इस तरह के झूठे प्रचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और न्याय यात्रा निकालेंगे। हरीश रावत ने यह भी कहा कि भाजपा की राजनीति झूठ, फरेब और प्रपंच की बदौलत चल रही है। मैं व्यक्तियों पर आक्षेप नहीं करता, लेकिन भाजपा का जो भी मुखिया है, मेरी नजर में वो मेरे प्रति दुष्प्रचार करने, झूठ बोलने और मेरी पार्टी को क्षति पहुंचाने का दोषी, और उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर। मैं आज यहाँ इसलिए आया हूँ कि भाजपा के दोस्तों, आपने और आपके छद्म में मुझको पाकिस्तानी जासूस दिखाया गया है और उसके बाद गोली मारी गई, जिससे मेरे प्रति लोगों के मन में नफरत पैदा हो और हिंसा बढ़े, मेरे साथ हिंसा की जाए। आपने मेरी जिंदगी को खतरे में डालने का प्रयास किया है। धर्मांतरण को लेकर सर्व समाज द्वारा किए गए बंद पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी स्पष्ट और सख्त राय रखी है। सीएम साय ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हर नागरिक को अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी की मजबूरी, गरीबी या शिक्षा का फायदा उठाकर धर्म परिवर्तन कराना पूरी तरह गलत है। मुख्यमंत्री ने कहा, अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म अपनाता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी की कमजोरी स्थिति का लाभ उठाकर धर्मांतरण किया जाना कतई उचित नहीं है। इसका विरोध भी होना चाहिए। सीएम साय ने यह भी कहा कि समाज द्वारा किया गया विरोध इसी भावना को दर्शाता है और यह जनता की चिंता और जागरूकता का प्रमाण है। उन्होंने संकेत दिया कि राज्य सरकार ऐसे मामलों को गंभीरता से ले रही है और जरूरत पड़ी तो सख्त कदम भी उठाए जाएंगे। धर्मांतरण के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में बढ़ती बहस के बीच मुख्यमंत्री का यह बयान राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। अब देखिए, धर्मांतरण होना तो ठीक बात नहीं है और हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। अपनी इच्छा से अगर कोई धर्म अपनाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी की गरीबी का, किसी की अशिक्षा का, किसी को प्रलोभन देके, किसी को गलतफहमी में डाल के अगर धर्म परिवर्तित करा जाता है तो ये कतई उचित नहीं है और इसका विरोध होना चाहिए और यही समाज ने विरोध किया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां का ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी एक बार फिर से सरकारी गेस्ट हाउस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम में मौजूद रास्ते को लेकर चर्चा में है। प्रशासन ने अनाधिकृत रूप से खोले गए एक रास्ते को बंद कर दिया है जो जौहर यूनिवर्सिटी से गेस्ट हाउस में आता है। दरअसल यह सरकारी गेस्ट हाउस विशिष्ट अतिथियों के लिए सपा शासन काल में बनाया गया था, लेकिन आजम खां के रसूख के चलते यह सिर्फ यूनिवर्सिटी के एक हिस्से के रूप में इस्तेमाल हुआ करता था। जब प्रदेश में वर्ष 2017 में सत्ता परिवर्तन हुआ तो रामपुर के प्रशासनिक अमले ने इस गेस्ट हाउस को जौहर यूनिवर्सिटी की हद से कब्जा मुक्त कराया और फिर यह विशिष्ट अतिथियों के इस्तेमाल में आने लगा। अब एक बार फिर से इस सरकारी गेस्ट हाउस में जौहर यूनिवर्सिटी की
ओर से आने वाले रास्ते को दीवार खड़ी करके बंद कराया गया ताकि इसका किसी तरह का कोई रास्ता यूनिवर्सिटी से ना हो और यह सरकारी अतिथियों के लिए इस्तेमाल होता रहे। देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम गेस्ट हाउस एक जो है सरकारी संपत्ति है और उसमें एक अनाधिकृत रूप से एक गेट जो है जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर खुल रहा था। जब ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया तो उसको निर्देश देके उस अनाधिकृत गेट को हटा दिया गया है और वहाँ पर उसे दीवार से जो है चिनवा के बंद करा दिया गया है, क्योंकि जो गेस्ट हाउस है उसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो मुख्य जो मार्ग है उससे जुड़ा हुआ है। देखिए, ये दरवाजा अनाधिकृत रूप से लगा था जिसको हटा के वहाँ पे जो है दीवार बनवा दी गई है ताकि जो है एपीजे अब्दुल कलाम गेस्ट हाउस में कहीं से अनाधिकृत जो है प्रवेश न रहे। नांदेड़ जिले के मुदखेड़ तालुका के जलामुरार गांव में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। 2 भाइयों ने ट्रेन के नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली, जबकि उनके माता-पिता फांसी पर लटके पाए गए। माता-पिता की आत्महत्या या हत्या की पुष्टि के लिए जांच जारी है। घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है और शुरुआती आशंका है कि यह घटना आर्थिक तंगी के कारण हुई। फिलहाल जलामुरार गांव में भारी पुलिस बल तैनात है और वरिष्ठ अधिकारी गांव पहुंच चुके हैं। 2 भाई बजरंग रमेश लाखे 22 वर्षीय और उमेश रमेश लाखे 25 वर्षीय ने मुगत रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली। उनके पिता 51 वर्षीय रमेश होनाजी लाखे और माता 44 वर्षीय राधाबाई रमेश लाखे के शव घर में फांसी पे लटके पाए गए। लाखे परिवार में केवल 4 सदस्य थे। इस घटना से पूरा परिवार बिखर गया है। गौरतलब है कि उमेश लाखे MNS मुदखेड़ के पूर्व तालुका उपाध्यक्ष थे। उमेश सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रूप से शामिल थे। इस घटना से पूरे गांव में मातम छा गया है। अमृतसर के रणजीत एवेन्यू इलाके में स्थित एक जिम में इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर अमन के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। यह मामला जिम की हिस्सेदारी को लेकर हुए विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। पीड़ित अमन का कहना है कि जिम में सारा पैसा उसने लगाया था, लेकिन उसने 70% हिस्सेदारी मनप्रीत के नाम पर रखी थी। अमन के अनुसार लालच के चलते मनप्रीत ने जिम पर पूरा कब्जा करने की कोशिश की और इसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। अमन का आरोप है कि विवाद के दौरान उसकी मंगेतर ने उसके साथ धक्का मुक्की और मारपीट भी की। उसने बताया कि इस दौरान उसके बाल खींचे गए और उसे चोटें भी आई। यह पूरी घटना जिम में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। अमन का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर मारपीट की घटना देखी जा सकती है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए योगी सरकार ने रैन बसेरा बनाने और उसमें समुचित बंदोबस्त करने के निर्देश दिए हैं। कुशीनगर के पडरौना नगर पालिका में भी रैन बसेरा बनाया गया है। इस रैन बसेरा में चेयरमैन विनय जायसवाल द्वारा लोगों को खाना बनाकर खिलाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बीती रात इसकी जमीनी हकीकत जाना। देखिए ये रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पडरौना नगर पालिका के चेयरमैन खुद अपने हाथों से रसोई में भोजन पकाते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो पडरौना नगर पालिका क्षेत्र के रैन बसेरे का है। इसी का पड़ताल करने हम इस रैन बसेरे में पहुंच चुके हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यह वही रैन बसेरा है जहां पर वो वीडियो में खाना बनाते नजर आ रहे हैं। यहाँ शौचालय है और ये रैन बसेरा जिसमें पुरुषों के रहने की व्यवस्था है। हम जानेंगे कि अंदर क्या स्थिति है, कितनी व्यवस्थाएं हैं। बहुत अच्छा व्यवस्था मिल पा रही है हम लोग को। कहाँ से आए हैं? गोपालगंज। क्या क्या सुविधा है यहाँ पे? खाना पीना रहना सब चीज़ का व्यवस्था है यहाँ पे। अगर गर्म पानी की बात करें या फिर और चीज़ों की पानी का भी व्यवस्था है। यहीं पर हमारे साथ पडरौना नगर पालिका के चेयरमैन भी मौजूद हैं, विनय जायसवाल। हम इनसे बात करें, जानेंगे। अभी मैंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखा जहाँ आप खाना बनाते नजर आ रहे हैं, क्या इसकी सच्चाई है? देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज श्री का यह निर्देश है कि कोई व्यक्ति पूरे प्रदेश में भूखा न सोए। और इस समय चूंकि कड़ाके की सब ठंड चल रही है, शीतलहर का प्रकोप है, तो पूरे उत्तर प्रदेश को के नगर निकायों को यह निर्देशित किया गया है कि आप लोग अपने अपने रैन बसेरे में उनकी व्यवस्था, मतलब सारी व्यवस्था करनी चाहिए। और जो भोजन बनाने का है तो ऐसा नहीं कि भोजन बनाने के नहीं, 2 हलवाई यहाँ पर लगे हैं, 3 उनके साथ कर्मचारी हैं, लेकिन सेवा भाव से, चूँकि हम लोग पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के शिष्य होने के नाते, चूँकि वहीं से हम लोग को जो भी सीखने का मिला है उसके नाते हम लोग सेवा भाव से यहाँ पर भोजन की व्यवस्था कराते हैं। देखिए, ये रैन बसेरा 100 लोगों की क्षमता यहाँ पर है, तो और अगर आवश्यकता पड़ेगी
तो हम लोग अस्थायी रूप से भी, जैसे बहुत लोग हैं जो स्टेशन से नहीं, लेकिन अब तो सारे लोग आ जा रहे हैं, नहीं तो इसके पहले अस्थायी रूप से रेलवे स्टेशन पर और सुभाष चौक पर भी रहने। तो ये नगर पालिका के चेयरमैन विनय जायसवाल जी हैं, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से योगी सरकार की जो मंशा है उसको ये फलीभूत करते हुए नजर आ रहे हैं। राजकुमार गिरी, एपीएन न्यूज, कुशीनगर। रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो अब आपके लिए आपको ज्यादा जेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी। रेल यात्रा मंत्रालय ने रेल टिकट किराए में बढ़ोतरी को लेकर औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है। मंत्रालय के अनुसार नए किराए शुक्रवार यानी 26 दिसंबर 2025 से प्रभावी होंगे। इससे पहले 21 दिसंबर को किराया बढ़ाने के फैसले की घोषणा की गई थी। नई व्यवस्था के तहत साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर तक की यात्रा पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि 216 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पर किराया बढ़ेगा। साधारण श्रेणी में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन एसी और सभी एसी श्रेणियों में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह 1 साल दूसरी बार किराया संशोधन है। इससे पहले जुलाई 2025 में भी यात्री किराए में बढ़ोतरी की गई थी। मंत्रालय का कहना है कि किराया बढ़ाने का मकसद यात्रियों की वहन क्षमता और रेलवे के संचालन खर्च के बीच संतुलन बनाना है। अमेरिका ने नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में आईएसआईएस के आतंकवादी ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया है। इस हमले को लेकर नाइजीरिया सरकार ने अपना आधिकारिक बयान जारी किया है। सरकार ने कहा कि आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद से निपटने के लिए वह अमेरिका समेत अन्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ लगातार सुरक्षा और खुफिया सहयोग कर रही है। इसी सहयोग के तहत नॉर्थ वेस्ट नाइजीरिया में आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के जरिए सटीक निशाना साधा गया है। नाइजीरिया सरकार ने दोहराया कि सभी आतंकवाद रोधी प्रयासों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता की रक्षा और सभी नागरिकों के अधिकार एवं गरिमा का संरक्षण करना है। चाहे किसी भी आस्था या जातीयता कुछ भी हो, किसी भी समुदाय के खिलाफ आतंकवादी हिंसा नाइजीरिया के मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए अपमानजनक है। फेडरल सरकार अपने साझेदारों के साथ मिलकर आतंकवादी नेटवर्क को कमजोर करने, उनके वित्त पोषण और लॉजिस्टिक को बाधित करने और सीमा पार से उत्पन्न खतरों को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही नाइजीरिया अपनी सुरक्षा संस्थाओं और खुफिया क्षमताओं को मजबूत कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह सुरक्षा और खुफिया सहयोग जारी रहेगा और जनता को उपयुक्त आधिकारिक चैनलों के माध्यम से नियमित रूप से सूचित किया जाएगा। गौरतलब है कि नाइजीरिया लंबे समय से आतंकवादी हिंसा का सामना करता रहा है। देश के उत्तर और उत्तरी पूर्वी हिस्सों में आईएसआईएस से जुड़े गुटों और बोको हराम जैसे संगठनों की गतिविधियां लगातार जारी हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।